नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसकी 2 क्लास में हम बहुत सारी बातों के बारे में जान चुके हैं। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। इसके बाद हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स परमाणुवाद के सिद्धांत की बात करेंगे, आवोगाड्रो संकल्पना की बात करेंगे और उसके बाद हम मोल कंसेप्ट के बारे में या मोल अवधारणा के बारे में जानेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कि हमें सीखना और जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। जब हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर जलवाष्प देते हैं, यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर जल बना रहे हैं और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का हमने कितने लिए 100 ml और ऑक्सीजन का लिया हमने 50 ml और उससे बन रहा है हमारे पास में 100 ml वाटर, 100 ml जल बन रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आयतन में जो आपस में ये संयुक्त हो रही हैं उनका अनुपात कितना है, 2:1 है, यानी कि 2:1 में ये संयुक्त हो रही हैं। गैलुसैक के आयतन संबंधों के अनुपात की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम थी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि स्थिर अनुपात में संयुक्त होते हैं। पिछली कक्षा में आपने सीखा था कि जब कोई यौगिक बनेगा तो स्थिर अनुपात में होगा, उसके जो तत्व हैं उनका अनुपात स्थिर होता है। इसी प्रकार से ये गैलुसैक का नियम वास्तव में उसी पर ही आधारित था। अब हम सीखेंगे आवोगाड्रो का नियम। आवोगाड्रो नियम क्या है? ये समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ हम देखें जब जलवाष्प का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि वाटर वेपर्स बन रही हैं तो उसमें हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से मिलकर जलवाष्प के 2 आयतन बना रहे हैं। तो यहाँ हमें ये देखें आवोगाड्रो क्या कहते हैं, ये कहते हैं समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको थोड़ा सा समझें यहाँ पर कि परमाणु द्रव्यमान कह क्या रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उन्होंने कहा इसका 1/12वां भाग यानी कि लगभग 1 हो गया। आप समझे बात को? तो उसका कितने प्रतिशत है या कितना अनुपात में है, उससे ये एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। 1 AMU बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.665056 × 10⁻24। आजकल AMU की जगह U प्रयोग करने लगे हैं जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास या एकीकृत द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। अब इसमें समझें, देखो जैसे मानिए कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिल रहे हैं, एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का। एक का मतलब मास 12 है, एक का 13 है, क्या 14 है। तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, परसेंटेज वो देखते हैं एबंडेंस कितनी है। तो रिलेटिव एबंडेंस में हमें देखा जैसे जो कार्बन 12 है वो तो मिल रहा है 98.892%, जो 13 कार्बन है, कार्बन 13 वो मिल रहा है 1.108% और 14 कार्बन या कार्बन 14 2 × 10⁻⁻10 मिल रहा है। इनके मास आपको दिए गए, एक का 12, एक का 13.00335 और एक का 14.00317। इससे कैसे निकालेंगे देखें एवरेज एटॉमिक मास, उसको समझने की कोशिश करें। कार्बन की आपेक्षिक बाहुल्यता लिख ली हमने कि रिलेटिव एबंडेंस कितनी है 98.890। कार्बन 13 की लिख ली और कार्बन 14 की हमने लिख ली कितनी है। अब इसका औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? हमने कहा 98.890 ये तो किसका है, कार्बन 12 का, इंटू 12U। तो हमने कार्बन 12 का तो 12U लिख लिया। इसके बाद में 1.180% एबंडेंस कितनी है 13 की, तो साथ में लिख लिया हमने 13.00335U, क्योंकि ये इसका मास है कार्बन 13 का। जो कार्बन 14 है उसकी एबंडेंस है 2 × 10⁻10 और उसका मास कितना है 14 × 14.00317U। इन सब का हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई वो है 12.011U। तो ये कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास से मतलब क्या कि जितने भी कार्बन के आइसोटोप्स मिल रहे हैं पहले उनको निकाल लें, उनका मास कितना है और उसके बाद उनकी परसेंटेज एबंडेंस कितनी है वो निकाल लें। जैसे मानो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप मिलते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 कितने परसेंट मिला, मान लीजिए हम कहें नेचर में ये 75% है, क्लोरीन
37 25% है, तो हम क्या करेंगे 35 इंटू 75 प्लस 25 इंटू जो 37 ऐसे करके निकाल लेंगे। तो जो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा 35.5। तो ठीक इसी प्रकार से सभी का हम जिसके भी आइसोटोप्स मिलते हैं उनका हम एवरेज एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हैं। अब निकाला मॉलिक्यूलर मास, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हैं उन एटम का एटॉमिक मास आप नोट कर लें और उसका क्या कर दें सम कर दें, उनका टोटल कर दें तो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें जल का निकालना है H2O, इसमें क्या दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 1.008 U, ऑक्सीजन कितना है 16 U। अब हम क्या करेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो 2 इंटू 1.008 U, ऑक्सीजन का एक है यानी कि 16 U, तो टोटल कितना हो गया 18.02 U। तो जल का जब आणविक द्रव्यमान निकाला तो वो कितना आया 18.02। कैसे निकाला कि हमने देखा जल में कितने परमाणु उपस्थित हैं, जल में 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का परमाणु उपस्थित है, और फिर हमने देखा हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान है, और कैलकुलेशन से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जल का हमने आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला है। अब फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास को देखो समझने की कोशिश करें। फॉर्मूला मास या सूत्र द्रव्यमान किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे मानो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- की ये अरेंजमेंट है। आप जानते हो सोडियम क्लोराइड लैटिस में अरेंज्ड होते हैं, तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। ऐसा तो होता नहीं है, जैसे हमने मानो कहा कि H2O में, या जैसे कोई हम बात करें कि और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें कि इन सब में CH4 है मानो, तो उन सब में तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि NaCl का एक अलग से मिले दूसरे NaCl अलग मिले। ये एक लैटिस में इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि एक Na6Cl आयन से और एक Cl आयन 6Na आयन से घिरा हुआ है। ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड है ये लैटिस में। तो अब है कि इनमें व्यवस्था में हम क्या देखेंगे, क्योंकि जब हम टोटल इसका निकालते हैं तो एक यूनिट सेल में एक Na और एक Cl आ रहा है, तो उसकी हमने व्यवस्था देखी। तो एक परमाणु सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान और एक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, हम जानते हैं सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है 23 U, क्लोरीन परमाणु द्रव्यमान कितना है 35.5 U, दोनों का टोटल कर लीजिए तो कितना आ गया 58.5 U। तो 58.5 U ये सोडियम क्लोराइड का क्या कहलाएगा फॉर्मूला मास कहलाएगा, या इसका ये सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। मोल संकल्पना, इसको बहुत गहराई से समझिए क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे से समझना आवश्यक है। हालांकि क्लास 9th में भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ें क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उसमें मोल कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। किसी पदार्थ का एक मोल, बहुत ध्यान से बात सुने, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में या 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं उतने ही कण की संख्या क्या कहलाती है, उसका किसी भी पदार्थ का एक मोल कहलाती है। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से उन्होंने ये निकाला कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये तो किसका है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। अब हम के कार्बन 12 के या कार्बन 12 के एक मोल का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम, तो हम क्या करेंगे 12 को इससे डिवाइड कर देंगे। कार्बन का कितना है 12, किससे डिवाइड किया 1.992648 से, तो कितना निकल कर आया हमारे पास में 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। तो ये जो 6.0221367 आया है ये क्या कहलाता है, ये एक मोल कहलाता है, ये मोल की संख्या कहलाती है। और इसके आधार पर ही आप संकल्पना कर सकते हैं, इसको हम एग्रोवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, इसको हम एग्रोवोगाड्रो स्थिरांक भी कहते हैं, और जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी पदार्थ का हम देखेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं। मोलर मास की बात करें, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। हमने पहले भी वाटर का एग्जांपल लिया था, यहाँ भी लेकर करते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान तथा सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे जल का हमने कैसे निकाला था, जल का हमने कहा था उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है तो उनका 2 हो गया,
ठीक है ना, कैसे 1.008 प्लस 1.008 या 1.08 इंटू 2 कर लें। और ऑक्सीजन का 15.9994 होता है, यानी कि लगभग 16 होता है, वो कर लें, दोनों का ऐड कर दें तो वो कितना आ गया 18.02। यदि इसको ग्राम पर मोल में दे रखा है, यहाँ ध्यान से सुना, यूनिट देखें ध्यान से क्या है, 18.02 ग्राम पर मोल, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये वाटर का ये मोलर मास कहलाएगा। एक और कंसेप्ट, इस पर भी न्यूमेरिकल काफी आते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। प्रतिशत संगठन या परसेंटेज कंपोजिशन किसी ज्ञात अथवा अज्ञात यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन प्रतिशत संगठन कहलाता है। इसको आप अभी पहले फॉर्मूला समझ लें, फिर एग्जाम्पल समझेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी। तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, ये क्या है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। तो वाटर में हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान उपस्थित है अपन यौगिक का, यानी कि पूरे वाटर का, इंटू 100 कर लें तो उससे उसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा कि वाटर में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। अब इसी को हम यूँ कहें, मानो कि जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। पहले तो हमने क्या कहा, जल में हमने निकाला किसी तत्व का, मतलब हाइड्रोजन का निकालना। अब क्या हम कहें, जल में हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो अंतर क्या आएगा, केवल लिखा है ना यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, तब की बार किसका रखेंगे, ऑक्सीजन का रखेंगे। पहले रखा था हाइड्रोजन का, यहाँ रख देंगे उस तत्व का, मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान, वो तो फिक्स है, वाटर का ही आएगा, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ जाएगा। इथेनॉल मतलब C2H5OH, उसमें कह रहे हैं कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमने जल के केस में क्या किया था, हमने किया था उस केस में पहले जल का हमने द्रव्यमान निकाला था, तो वो 18 आया था। तो यहाँ क्या करेंगे, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इन सब का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन के 2 हैं, एक कार्बन का कितना होता है 12.01, तो हमने किया 2 इंटू 12.01। हाइड्रोजन कितने हैं 5 और एक 6, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, तो हमने लिख दिया प्लस 6 इंटू 1.008। इसके बाद एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लिख दिया 16। तो इथेनॉल का जो मोलर द्रव्यमान आया वो कितना आया, हमने कहा 46.068। ये किसका निकला, इथेनॉल का। अब अगर इसमें कार्बन का बताओ कि कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, तो कार्बन कितने उपस्थित है यहाँ पर 24.02। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, एक कार्बन कितना होता है 12.01, तो 2 कितने होगा 24.02। हमने कहा था कि उस यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, यही तो फॉर्मूला था, तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना है 24.02 अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान, वो कितना हो गया 46.068 और इंटू 100। इसका मतलब कितना आ गया 52.14%। इसका मतलब ये हुआ कि इथेनॉल में कार्बन का परसेंटेज कितना हुआ 52.14% आया, कितना कार्बन उपस्थित है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। एग्जाम्पल से समझो, देखो बात, जब मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम्पल से बात समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे मानो हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है CH3COOH। कार्बन कितने 2, तो हम लिखे मानो C2। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो H4, और ऑक्सीजन कितने 2, तो C2H4O2। बात समझ रहे हो। तो ये तो हमने कहा अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या। लास्ट वाली ध्यान से देखो कि आणविक सूत्र में किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या, तो एसिटिक एसिड में C2H4O2। तो ये तो क्या गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इस C 2 हैं, H 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो हम C को 2 को 1 कर लें, तो C H को 4 का आधा कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन 2 का आधा कितना हो गया 1, यानी कि CH2O। CH2O क्या हो गया इसका इंपिरिकल फार्मूला, CH2O इंपिरिकल फार्मूला, और C2H4O2 इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी बात को आप वापस से पढ़ो, देखो बात समझ में आ जाएगी। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या। अब आपकी सरलतम पूर्ण संख्या समझ में आ गई ना। C2H4O2 को हमने क्या कर लिया CH2O। तो विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात को व्यक्त करता है, वो तो है मूलानुपाती सूत्र। जबकि आणविक सूत्र
किसी यौगिक में के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही सही संख्या को दर्शाता है। तो हमने कह दिया कि C2H4O2 क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तब आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको आराम से समझ में आ गया होगा। और उसका फार्मूला भी हमारे पास में है, मूलानुपाती सूत्र CH2O, जैसे हम एसिटिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, इनटू क्या कर देंगे, हमने 2 से डिवाइड किया था, इनटू 2, n का वैल्यू हो गई 2, तो उसका हम क्या आ जाएगा हमारे पास में आणविक सूत्र आ जाएगा। या मॉलिक्यूलर फार्मूले को n से डिवाइड करो तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास में आ जाता है। n यहाँ पर पूर्ण संख्या होगी, ये हमें ध्यान रखना है, जैसे 1 2 3 4 ये हो सकता है। n मतलब आणविक द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र। आणविक द्रव्यमान की जब मूलानुपाती द्रव्यमान ले जाओ तो उससे n यानी कि उसमें पूर्ण संख्या आ जाएगी। प्रश्न क्या है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। परसेंटेज समझ लीजिए इसमें, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। कह रहे हैं इनका मोलर द्रव्यमान क्या है, पहले तो ये प्रश्न है। और दूसरा क्या है, इनके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि द्रव्यमान प्रतिशत को ग्रामों में परिवर्तित कर दें। हाइड्रोजन का कितना 4.07, कार्बन का कितना 24.27 और क्लोरीन का 71.65, जो परसेंटेज था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया कि 100 में कन्वर्ट कर दिया, पूरा पूरा अगर इनको जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। अब प्रत्येक पदार्थ के तत्व को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना है। कैसे करोगे, देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना दे रखा था 4.07, ये दे रखा है 4.07% है, हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। भाग किससे देंगे, डिवाइड किससे करेंगे, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना 1.008, तो कितना आ गया 4.04। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब अपने आप आपको दोबारा करना है कार्बन के। कार्बन कैसे करेंगे, कार्बन का कितना दे रखा है 24.27 ग्राम, डिवाइड किससे करोगे, कार्बन के द्रव्यमान से, तो कितना आ गया 2.021। कितना दे रखा है उससे हमें वास्तविक जो द्रव्यमान है उसको भाग देना है। अब क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन का मैंने यहाँ रोक दिया, किस लिए रोक दिया, पहले आप सोचो क्या आएगा। ऊपर कितना आएगा, क्लोरीन का कितना दे रखा था परसेंटेज में, जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था, और अपॉन क्या आएगा कि क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दिया कितना था 71.65 ग्राम, और क्लोरीन का आप जानते हो क्लोरीन का कितना है 35.453, इससे हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या आया हमारे पास में, ये पहले का आया मोलों की संख्या हाइड्रोजन के 4.04 मोल, कार्बन के 2.021 मोल और क्लोरीन के 2.021 मोल। अब क्या करते हैं, इसको ऐसी छोटी सी छोटी संख्या से इसका डिवाइड कर देते हैं। इसमें से सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, हमें 2.021 दिख रही है। तो 2.021 से 4.04 को भी डिवाइड करेंगे और बाकी दोनों को डिवाइड करेंगे। ऐसा और कोई प्रश्न आए और उसमें आपकी संख्या 2 3 4 आ गई, उसमें जो सबसे छोटी संख्या हो, जो सबसे छोटा हल निकल कर आए मोलों की संख्या, उससे बाकी सबको भाग दे दो। तो इसके बाद में क्या किया, उसको डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद देखो प्रत्येक मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, कार्बन के मोलों की संख्या और क्लोरीन के मोलों की संख्या, डिवाइड किससे करेंगे 2.02 से। हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का अनुपात क्या आया, उसका आ जाएगा 2, इसका 1 और इसका 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने मोलों की संख्या करके छोटी छोटी संख्या से भाग दिया तो हमारे पास में 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 कार्बन का और 1 क्लोरीन का। तो फिर इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, उपरोक्त सभी तत्वों के संकेत लिखकर ऊपर प्राप्त संख्याओं को उनके साथ दिखाकर मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। यहाँ दे रखा है 211, तो मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2Cl। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो मूलानुपाती सूत्र कितना हो गया CH2Cl। अब इससे आगे की बात सुनो, हमें आणविक सूत्र निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, N बराबर था आणविक द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती द्रव्यमान, मोलर मास अपॉन इंपीरियल मास। आणविक द्रव्यमान दे रखा है कितना है 98.96, और मूलानुपाती सूत्र में जब हम देखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला आया CH2Cl, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2 × 1 आ गया और क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ गया 49.48। तो हमने मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती द्रव्यमान निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, एम्पिरिकल मास निकाल लिया। अब इस एम्पिरिकल मास से किसको डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.96, एम्पिरिकल कितना है 49.48, तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ
कि हमें बजाय एक कार्बन के इसमें कितने कार्बन है, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने, 2 के बजाय 4, और क्लोरीन कितना हो गया, 2। तो अब हमें क्या निकालना है, आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र हो गया 2 इंटू CH2Cl, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो कितना है, C2H4Cl। खूब अच्छे से बात समझ में आ गई। इंपेरिकल फार्मूला कितना, CH2Cl। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया, C2H4Cl। क्यों, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू 2 कैसे निकाली कि हमने मोलर मास में यहाँ पर हमने इंपेरिकल मास का हमने भाग दे दिया। तो इस प्रकार से आपके पास आए परसेंटेज दी हुई हो तो पहले परसेंटेज में क्या करोगे, उसके परमाणु के द्रव्यमान से भाग दोगे, उससे क्या निकलेगी, मोलों की संख्या। सबके मोलों की संख्या निकाल लो, जैसे अभी हमने कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकाली। और फिर इस मोलों की संख्या निकालने के बाद में जो सबसे छोटी मोलों की संख्या उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, उस समय क्या आ जाएंगे, कितने कितने मोल उपस्थित हैं वो आपके पास, उससे हम इंपेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। इंपेरिकल फार्मूला से इंपेरिकल मास निकालेंगे, और इंपेरिकल मास को जब हम मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करेंगे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, और n का मल्टीप्लिकेशन करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आ जाता है। तो इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें बच्चों क्या सीखना है, हमें सीखना है स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बात सुनिए, हमने अभी तक क्या सीखा था, पहले हमने फॉर्मूला मास निकाला, एम्पिरिकल मास निकाला, उससे हमने उनके फॉर्मूले निकाले। अब हमें लिखा स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखनी है। स्टाइकोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमान या कभी कभी आयतन के रूप में परिकलन का अध्ययन किया जाता है। समझने की कोशिश करें क्या कह रहे हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से की, यानी कि मीथेन का कंबशन कराया। और आप जानते हैं जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कोई सा, ये तो मीथेन है, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो, तो उस हाइड्रोकार्बन का जब कभी कंबशन कराएंगे, तो जब कभी दहन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो यहाँ देखें हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, स्टाइकोमेट्री है क्या वो समझने की कोशिश करो। पहले हम क्या करें कि रिएक्शन लिख लें। हम लिखा CH4, O2, CO2 और H2O। अब करो इसको, पहले बैलेंस करो, इसको हम संतुलित करेंगे। यहाँ देखें हम 4 हाइड्रोजन है, CH4 में 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो क्या करा हमने, H2O को 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास में 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हम राइट साइड में देखें, प्रोडक्ट साइड में, तो हमें 4 ऑक्सीजन है, 2 तो CO2 वाले और 2 हैं वाटर वाले, तो यहाँ भी 4 होने चाहिए। तो हमने ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास जो रिएक्शन आई, बैलेंस रिएक्शन, वो क्या आई, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। इसका मतलब 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से जब क्रिया करती है, या 2 मोल ऑक्सीजन से जब उसका कंबशन होता है, दहन होता है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल क्या बनते हैं, वाटर, यानी कि जल के अणु बनते हैं। अब यहाँ पर हम द्रव्यमान में देखें तो यहाँ पर CH4 का 16 ग्राम, ये 16 कैसे आया, कार्बन का होता है 12, ये आप जानते हो, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन के 4, तो ये हो गया 12 और 4 मतलब 16 ग्राम। ऑक्सीजन का एक एटम का 16, मॉलिक्यूल का हो गया 32 32, और 2 मोल उपस्थित हैं, तो हमने कह दिया 2 इंटू 32। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसमें कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 12 को 32 से 12 को 32 में जोड़ दो तो आ गया 44। और H2O के मोल कितने हुए, 2 इंटू 18, तो H2O का हम कई बार देख चुके 18 है, तो 2 इंटू 18। तो इस प्रकार से हम इसका स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हमें पता लगा के कि किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने रिएक्शन देखी थी, सबसे पहले हम मीथेन का कंबशन कराएंगे। कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, हम जानते हैं कि जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का कराते हैं कंबशन तो CO2 और H2O बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, फिर रिएक्शन लिखने के बाद में उसको क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। हमने रिएक्शन लिख ली, CH4 प्लस O2 CO2 और H2O। अब हमने क्या किया, उनको बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन 2 लगा दिए, जैसे अभी हमने पहले बैलेंस करना आपको सिखाया था, वाटर के साथ में 2 लगा दिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। 16 ग्राम मीथेन किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। 16 ग्राम मीथेन 1 मोल के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने मोल रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल रिएक्शन कर रहा है।
कह रहा है जल की मात्रा का परिकलन कीजिए कि जल कितना बनेगा, यह हमें देखना है। तो समीकरण में हम देखें यहाँ पर जल के 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। जल के कितने बन रहे हैं? 2 मोल। एक जल के मोल का भार कितना होता है? 18 ग्राम। तो जल के 2 मोल बनेंगे, इसका मतलब कितने हो गए? 36 ग्राम। जब कभी भी 16 ग्राम मीथेन का दहन करेंगे तो उससे 36 ग्राम जल की मात्रा प्राप्त होगी। आप तो यूँ कहता 1 मोल दहन करोगे तो कितने मोल प्राप्त होगा? तो आप कहते 2 मोल प्राप्त होगा। यदि मोल में पूछेगा तो 2 मोल। अच्छा, इसको एक और तरीके से सीखते हैं। देखो बैक साइड में जाते हैं वापस से। अब आपसे क्या मानो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्राप्त होगी? आपसे ये पूछे मानो कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्राप्त होगी, तो हमारे पास क्या 16 ग्राम से कितनी बनेगी? कार्बन का निकाल लो, कार्बन का 12, उसका 32, तो 44 ग्राम बनेगी। तो 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। मानो प्रश्न ये आता है 8 ग्राम मीथेन लो तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो हमारे पास में समझदार देखो है कि 16 ग्राम से तो बन रही है 44, 44, तो 8 से कितनी बनेगी? 22। बात समझ में आ रही है ना? तो आप इस तरह से कैलकुलेशन किसी प्रकार का न्यूमेरिकल आए तो आप कर लोगे कि 16 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 44, तो फिर 8 ग्राम से कितनी बनेगी? तो हम कह देंगे 8 ग्राम से उसका हो जाएगा आधा 22। 32 ग्राम मेथेन से कितनी बनेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड डबल कर दो, 44 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 88। तो इस तरह से आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में पहले सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद में फिर उसको हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के बाद हमें ये देखना होगा कि वो ग्राम में पूछ रहा है या मोल में पूछ रहा है। तो जिस तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन में दिया गया है उसी प्रकार का आपको जवाब यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में लिख देना। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले इसमें मोल कंसेप्ट। जैसे मैंने कहा था कि मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो इस पर आप और न्यूमेरिकल करके देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मोल कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। हाँ, तो हमने क्या सीखा इसमें? सबसे पहले हमने मोल कंसेप्ट सीखा, हमने फॉर्मूला मास जाना, हमने इसमें मॉलिक्यूलर मास जाना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, हमने एम्पिरिकल फार्मूला जाना, हमने एक न्यूमेरिकल की सहायता से हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या अंतर है, उनको कैसे पहचानेंगे। इथेनॉल का एग्जाम्पल लेके हमने बात की थी, उसके द्रव्यमान का हमने किया था, और सबसे बाद में हमने सीखा था स्टोइकोमेट्री के बारे में बात की थी कि कोई भी आप केमिकल इक्वेशन को पहले उस लिख लेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद में हमें मोलों की संख्या का पता चल जाएगा। तो रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री क्या है उसको भी हम इन्हें आसानी से यहाँ सीख लिया है। अब जो इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सीमांत अभिकर्मक क्या है, और उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टोइकोमेट्री जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जैसे मास परसेंटेज, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ये सबको हमको नेक्स्ट क्लास में सीखना है। धन्यवाद।